तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जहां शुरुआत के संकेत हैं हरे निशान के साथ हाफ सेंचुरी मारता हुआ एग्जैक्ट निफ्टी ऊपरी स्तरों से भले हल्के होता, लेकिन दुनिया भर के बाजारों से संकेत है बेहतरीन। ऐसे में आज और इस हफ्ते की क्या हो आपकी रणनीति रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है वैसे मुंबई में। आशा करते हैं कि तूफान से ज़्यादा परेशानी नहीं हो लोगों को, पर हफ्ते की शुरुआत इतने अच्छे मौसम के साथ बताएं सर, मार्केट्स की किस तरह की डायरेक्शन दिख रही है, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, जून के पहले और दूसरे हफ्ते में जो मानसून आता है उससे पहले तूफान की वजह से थोड़ा सा मूड माहौल ठंडा होता हुआ दिख रहा है। थोड़े बादल छाए हैं, आज थोड़ी शायद गर्मी कम है, लेकिन हाँ, बाजार में गर्मी रहने के पूरे आसार हैं। और वजह है दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत आते हुए दिखे। और पिछले हफ्ते के भरपूर वोलेटाइल एक्शन के बाद थोड़ा बाजारों में और भी बेहतर संकेत है। पहला तो अमेरिका से 360 अंकों की तेजी, जबकि हमारा अंदाजा था कि 125 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे शुक्रवार को जब हम बंद हुए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों ही इंडेक्स एक ही तरफ, एक ही चाल में और एक ही रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आए। तो अमेरिका में 350 अंकों की तेजी डाउ पे हुई, तो 300 अंकों की बड़ी उछाल नेस्डेक में आती दिखी। तो परसेंटेज के लिहाज से नेस्डेक में कहीं बेहतर तेजी होती दिखी है, लेकिन दोनों इंडेक्स एक साथ बढ़ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, वो भी वीकेंड सेशन पर। ये अच्छी बात है। कोरोना के नए केसेस पहली बार एक महीने में 3 लाख से कम आते हुए दिखे, बड़ी रिलीफ है। भले वीकली नंबर्स हैं, वीकेंड नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी 3 लाख के नीचे आना अपने आप में एक राहत का संकेत है। भारतीय एयरटेल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेगा, कोलगेट और फेडरल बैंक के नतीजे हैं, लेकिन वीकेंड पर ढेर सारे नतीजे आए एल&टी को मिलाकर, जिस पर आज रहेगा एक्शन। और एक्शन न सिर्फ इक्विटी मार्केट में, अगर आप सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, चांदी नहीं सोने में स्पेशली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड आज से शुरू हो रहा है और यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो इस वित्त वर्ष का पहला इशू आपके लिए गोल्ड बॉन्ड का आज से शुरू होता हुआ एक बेहतरीन मौका आपके लिए निवेश करने का। गोल्ड में डिजिटल गोल्ड है और साथ ही आपको मिलेगा ब्याज भी, तो दोनों के लिए हो जाइए आप तैयार। जी दीप। बिल्कुल सर, तो भरपूर मौके हैं बाजार में। एक्विटीज देख लीजिए, एक्विटीज के अलावा भी आप विकल्प देख लीजिए, और सारे के विकल्प के बारे में हम बात भी रोज करते ही हैं सर। तो एक बार जरा बाजार का मूड माहौल समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है सर। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन हुआ है, या तो बड़ी गिरावट हुई है या बड़ी तेजी आई है। और फ्राइडे को भी एक अच्छा खासा रिबाउंड आते हुए देखा, जैसे कि आप बता रहे थे, नैस्डैक तो 2.5% ऑलमोस्ट उछलते हुए दिखा। तो इस ग्लोबल मूड माहौल में इस बड़े एक्शन का मतलब समझाएं सर। क्या ये संकेत दे रहा है कि आगे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है? क्योंकि थर्सडे को हमने देखा कि जो यूएस का विक्स था वो 18% ऊपर गया था सर। दीप, मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा जो उतार चढ़ाव हुआ है वो दोनों तरफ के एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। और जो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि इस वक्त अमेरिकी बाजारों में दो तरह के फंड में, जैसे एक वो जो अब से 3 साल के लिए अप्रोच लेकर बैठे हैं और अब भी 3 साल के लिहाज से ये मानकर चलते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी जो आती दिख रही है, कंपनी की कमाई जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए आपके लिए अभी भी इक्विटी में डेट के मुकाबले में ज्यादा पैसे बनाने के मौके हैं। एक वो नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि ब्याज दरें बॉटम हो चुकी है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़कर आ रहा है, कभी भी आप बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देखेंगे और उसके बाद इवेंचुअली फेड की बयानों में जो थोड़ी सख्ती आती हुई नजर आएगी और हो सकता है साल के अंत तक जाते जाते आपको ब्याज दरें बढ़ने के क्लियर कट संकेत आते हुए दिखेंगे। भले इस साल बढ़े ना, लेकिन कब से बढ़ेंगी उसके साफ संकेत आते हुए दिखेंगे। और ऐसे में इक्विटी में पैसा लगाना इस लेवल पर, इन वैल्यूएशन पर शायद रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए और फिर से इंतजार किया जाए। और दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रांग है, और जब दो तरह के व्यू आपस में बड़े स्ट्रांग आते हैं तो फिर आप बाजारों में उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी देखते हैं, और एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। आप देखिए, डाउ ने 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी लगाई और डाउ फ्यूचर्स फिर से 100 पॉइंट नीचे है। तो आप हर रोज बाजार को ऊपर नीचे बड़े गैप के साथ खुलते देख रहे हैं, बड़े गैप के साथ बंद होते देख रहे हैं। और इंट्राडे में और एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, 2 दिन तेजी, 2 दिन मंदी, इस तरह का क्लियर कट ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि
भले ही सोमवार की शुरुआत करने के लिए हमें संकेत बेहतर साइड पर ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई है वो हमारे लिए बहुत उम्मीद से बेहतर हुई है, लेकिन फिर जितनी तेजी बननी चाहिए वो इसलिए नहीं बन पा रही कि डाउ फ्यूचर धीरे धीरे फिसल रहे हैं। तो आपको हर तरह के संकेत मिलेंगे और इन संकेतों के दम पर हमें न सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में बल्कि अपने ट्रिगर्स पर भी नजर रखनी होगी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक अच्छा संकेत और अमेरिका से आता दिखा है, वो मैं ये कहूंगा कि दीप बड़ा बोल्ड फैसला है अमेरिका के सीडीसी का कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा ली है अमेरिका में, उन्हें अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं, वो पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के घूम सकते हैं। ये वाकई में दुनिया भर में बाकी कई देशों में जिस तरह से कोरोना की हालत है उसको देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। और मैं यही सोच रहा था जब ये मैं पढ़ रहा था कि ये फैसला अमेरिका में हो चुका है, तो मेरे सबसे पहले मेरे दिल में दिमाग में जो बात आई वो ये थी दीप की पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा कब होगा, कितना वक्त लगेगा। उस दिन का इंतजार है जब हम आराम से बिना मास्क के घूमेंगे, खुले घूमेंगे, लोगों से मिलें जुलें, आराम से ऑफिस आए, काम करें, वो नॉर्मल लाइफ अब लगता है कि मतलब दूर का सपना है। लेकिन उम्मीद करें अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है, जल्दी पूरी दुनिया में फैलेगी, तो उस चीज का इंतजार जरूर है दीप। बिल्कुल सर, इंतजार है और वो सपना जल्दी हकीकत बनते हुए दिखेगा, क्योंकि कोरोना के लेकर एटलीस्ट थोड़े सुधार के संकेत तो हमारे भी आ रहे हैं। जैसा आप बता रहे थे, नए मामले 1 महीने के निचले स्तर के करीब हैं। पहली बार 20 अप्रैल के बाद हमने देखा 3 लाख से कम नए मामले हैं। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब गिरकर 10% हो गया है सर, और लगातार जो 6 मई को 4,14,000 मामलों की पीक बनी थी, वहां से हम पिछले 2 हफ्तों से तो एटलीस्ट गिरावट देख ही रहे हैं सर। तो कैसे समझें ये थोड़ी जो कोरोना के सुधार के संकेत आते हुए दिख रहे हैं उसको, और मार्केट के मूड माहौल को? देखिए दीप, एक चीज क्लियर कट है कि पैनिक कम तो हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि शहरों में कम हुआ है, गांवों की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये 2 चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जो बड़े शहर हैं वहां पर थोड़ा सा पैनिक कम होना, स्पेशली जैसे मुंबई में कम हुआ है, दिल्ली में अब लग रहा है कि पीक आउट हो चुका है, सिचुएशन धीमे धीमे ठीक हो रही, बट खराब नहीं हो रही, कम से कम ये कह सकते हैं। लेकिन अभी भी छोटे शहरों में और गांव में जिस तरह से फैल रहा है, इसको देखकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या खुश होने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे तो थोड़ी रिलीफ तो है। भाई रिलीफ किस हिसाब से, आप ये देखिए कि जब हमने 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा देखा तब भी बाजार उतना खराब नहीं हुआ। देखिए 2 चीजें हैं, आपको कोरोना को एक बाजार के लिहाज से देखना है और एक कोरोना को आपको ह्यूमन लाइफ के लिहाज से देखना है। तो ह्यूमन लाइफ के लिहाज से देखेंगे तो कहीं कोई ऐसी रिलीफ वाली बात है नहीं कि जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट हो जाएं, खुश हो जाएं कि बहुत जल्दी कोरोना जाने वाला है, सब कुछ ठीक है, देश में हम वापस बैक टू नॉर्मल हो गए। वैसा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, कम से कम अभी। भले ही मुंबई में ना हो, मुंबई के बाहर तो भरपूर है और ढेरों परेशानियां हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मार्केट के लिहाज से देखेंगे तो मार्केट का सेंस अलग है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट और मार्केट के लिहाज से डीप देखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार के लिए बड़ी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि जब 4 लाख के ऊपर के आंकड़े आपको आए तब भी आपने 14,200 14,400 की सपोर्ट रेंज को तोड़ा नहीं और वहां पर बार बार जाकर आपने सपोर्ट लिया। अब आप 14,600 700 के आसपास हैं। ऐसे में आपके लिए एक चीज बहुत कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देने वाली है कि आप ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड आसानी से तोड़ेंगे नहीं, स्पेशली जब कोरोना के मामले में सुधार आने लगे। और इस सुधार के पीछे एक सबसे बड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए कि अगर कोरोना के मामले अब पीक आउट होते हुए दिखे तो फिर बाजार में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो रिस्क थी, जो डर था कि ये क्वार्टर तो रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ बहुत शानदार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे की इस करंट तिमाही में क्या, अप्रैल से जून में क्या होगा, जून के बाद जुलाई से सितंबर में क्या होगा, तो अगले 6 महीनों को लेकर जो रिजल्ट्स को लेकर क्वेश्चन मार्क है, अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, उनको लेकर संदेह जो है वो संदेह थोड़ा सा कम कर सकते हैं ये कोरोना के घटते हुए आंकड़े। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जितना कम हो, जितना जल्दी कम हो, वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये जरूर कहूंगा कि हफ्ते की शुरुआत के लिए भले वीकेंड आंकड़े, वीकेंड पर हर बार हम आंकड़े कम होते हुए देखते हैं, लेकिन 1 महीने में पहले तो कभी 3 लाख से नीचे नहीं आए, तो उस लिहाज से रिलीफ तो है। दीप, ये एक कंफर्ट ले सकता है और बाजार के लिए ये एक दूसरा बड़ा ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के बाद आज के लिए, जो आपको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देता है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो कोरोना के गिरते मामलों से भी आ रहा है। अच्छा सर, क्योंकि आपने नतीजों की बात करी, फ्राइडे को एल&टी के नतीजे आए और नतीजे तो सर दमदार रहे। मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्टेड था, वो भी कंपनी ने नहीं दिखाया, बल्कि मार्जिन अच्छे एक्सपैंड हुए। पर साथ ही जो उन्होंने कहा है आगे के आउटलुक को लेकर,
गाइडेंस ऑफिशियली तो नहीं दी है पर संकेत दिए हैं कि लो टू मिड टीन्स यानी कि 11 से 15-16% तक की ग्रोथ आने वाले साल में दिख सकती है। अगर एलएनटी ऐसा कह रही है तो इसके इकोनॉमी और नतीजों को लेकर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, एलएनटी का गाइडेंस वाकई में इकोनॉमी की सिचुएशन के लिहाज से बहुत काम का होता है दीप, और जिस तरह से एलएनटी मजबूती के साथ अपना गाइडेंस दे रहा है और उन्हें लगता है कि इतनी चिंता की बात नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। और ये बात एक और इंटरेस्टिंग ये भी है दीप कि पिछली बार जितना हार्श लॉकडाउन था और बिजनेस और कामकाज को लेकर एकदम मतलब पूरा मतलब एक तरह से कहेंगे ताला ही लगा दिया था, उसको देखते हुए इस बार के लॉकडाउन और प्रतिबंध काफी मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड है। आप अभी भी देखिए कि मुझे पूरी देश का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मुंबई और कुछ जो इलाके हैं जहां पर हम जानते हैं कि कोई हमारे दोस्त रिलेटिव रहते हैं, तो अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना हो तो कोई खास पुलिस इतना परेशान कर रही हो वैसा नहीं कि हर एक की चेकिंग हो रही हो। आपको पता है हाफ शटर के साथ सारी दुकानें लगभग खुली है। बेसिकली प्रशासन और पुलिस भी यही कहती है कि भाई आप अपना ध्यान खुद रखें और भीड़ भाड़ न करें, चुपचाप हल्के से आप बिजनेस कर रहे हैं तो कर लें। सबको पता है कि अल्टीमेटली कोरोना लंबा रहने वाला है, ऐसे में सिर्फ ये कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और उस लिहाज से आप चुपचाप अपना काम करते रहें और उससे फैलाने में अपना योगदान न दें, तब भी उनके लिए ठीक है। और वो एक बड़ा फर्क है पिछली बार और इस बार में। और इसलिए अगर कहीं कोई एलएनटी जैसे बड़े दिग्गजों से ये संकेत आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी खराब नहीं हो रही है और अगर एक आध तिमाही का एक या 2 महीने का थोड़ा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है भी, तब भी आपके इस बार भी देखिए, इस बार कहीं कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं रोका गया, जो एलएनटी के लिए एक बड़ी चीज है कि हाँ। और इस बार जो वर्कर्स है बड़े शहरों से छोटे शहरों में माइग्रेंट कम हुए। इनफैक्ट अब की बार तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि छोटे शहरों से गांवों से लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिहाज से। तो वो एक बड़ा फर्क है पिछले बार के और इस बार के लॉकडाउन में। इस लिहाज से अगर एलएनटी आपको एक मजबूत गाइडेंस देता है तो ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। नतीजे शानदार है, गाइडेंस मजबूत है। आई एम श्योर आज एलएनटी और जिस तरह से वापस से सब एफआईज ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट बढ़कर आए, 2-2 हज़ार रुपए तक के टारगेट आए। आई एम श्योर कि आज ये स्पेस, ये सेक्टर, ये स्टॉक जरूर पॉजिटिव और रहेगा और अच्छा कमाल करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एक और पॉजिटिव संकेत एलएनटी की तरफ से भी आते हुए, तो लगभग जो 3 संकेतों की हमने आज बात करी है सर, या 3 फैक्टर्स की बात करी है, वो तो पॉजिटिविटी दिखाई रहे हैं। कुछ और नतीजे भी बात करेंगे सर और ढेरों स्टॉक्स पर भी आज फोकस करना है, पर उससे पहले आज का सेटअप समझते हैं सर। आप किस तरह के देख रहे हैं आज के संकेत? ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव साइड पर है दीप। एफआईज का सेटअप अभी भी नेगेटिव है। अगर आज के सारे अच्छे संकेतों के बीच में समस्या है तो एक ही है एफआईज के डेटा की, और उसमें मैं फिर भी एफआईज के डेटा नेगेटिव होने के बावजूद मैं बहुत ज्यादा दुखी और परेशान नहीं हो रहा। लगातार 3 दिनों से एफआईज के डेटा काफी खराब आ रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि निचले स्तरों से सपोर्ट आता दिखेगा। इसे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। घरेलू फंड्स के डेटा मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। एफएनओ के डेटा पॉजिटिव साइड पर है दीप मेरे लिए। फॉर अ चेंज सेंटीमेंट और ट्रेंड न्यूट्रल है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों एफएनओ के डेटा मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। निफ्टी 14,600 14,650 आज के लिए सपोर्ट जोन है। उसके नीचे में से जाने की संभावना कम है, फिर भी 14,500 14,550 को मजबूत खरीदारी का जोन समझकर आप चलें। 14,775 14,850 ये है वो रेंज जहां पर आप बाजार को रुकते हुए अटकते हुए देखेंगे। 14,750 के आसपास हम खुलने चाहिए। वैसे तो प्रीमियम है, करीबन 35-37 पॉइंट की प्रीमियम पर निफ्टी बंद हुआ है, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शायद 14,700 के आसपास की आपकी ओपनिंग होती दिख रही है। एसजेएक्स निफ्टी को एडजस्ट करके देखें, लेकिन मेरा मानना है 14,725 750 पहला लेवल है जिसके आसपास शायद शुरुआत करते हुए दिखे। उसके बाद 14,775 14,850 इस रेंज तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। संभावना कम है कि इस रेंज को हम पार करें, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर 14,900 14,950 वो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए निकल कर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,000 32,200 दिन के लिए सपोर्ट जोन है, टूटना नहीं चाहिए। फिर भी नीचे के लिए 31,725 31,775 वो रेंज है जहां स्ट्रांगली खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। ऊपर में 32,450 32,625 हल्की रुकावट की रेंज है, वहां पर हम पहुंचेंगे। इसे पार करके निकले आगे तो 32,775 से लेकर 32,950 ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। यहां आपको तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट भी बुक करना है और शॉर्ट भी करना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो हायर जोन है बिकवाली की रेंज, वहां पर अगर मौका मिले तो जरूर
एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर शॉर्ट भी करें। शॉर्ट करने से भी डरे ना, परहेज ना करें, और निचले स्तरों पर सपोर्ट रेंज में आए तो खरीदने से भी ना डरें। कॉन्ट्रा कॉल तो आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, और फिर एक तरफा ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो गिरावट में इंतजार करें खरीदारी का और खरीदारी करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आइए दीप, अब दिन की रेंज दे दूं मैं आपको। 14,650, 14,775 ये दिन की छोटी रेंज है। 14,600 से 14,825 और 14,550 से 14,850 इस रेंज पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी 32,450 या 550 या दिन की आपके लिए छोटी रेंज होगी। उसके बाद 31,775 से 32,775, ये 1000 पॉइंट की रेंज है जो मीडियम रेंज मानकर चलें, और बड़ी रेंज 31,725 से 32,875 की रहनी चाहिए। ये है आपके लिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी रेंज। जी दीप। बिल्कुल, तो बड़ी रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। नजर रखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। सर, एफआईज की पोजीशनिंग के क्या संकेत हैं, पीसीआर से क्या समझना चाहिए? देखिए, एफआईज के केस में दीप सिंपल चीज ये है कि लॉन्ग पोजीशन इनकी इंडेक्स में है लगभग 42%। ठीक है, जो डेटा हमने निकाले हैं उस डेटा के हिसाब से जनरली 40% के नीचे एफआईज की लॉन्ग पोजीशन रहती नहीं। मैं आपको एफआईज के डेटा यहीं पे दिखा दूं कि क्या कह रहे हैं। पहले आप एक बार डेटा देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं विश्लेषण देता हूं। 2608 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, जो बड़ी बिकवाली है। इसके साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, वो बेचे हैं एफआईज ने करीबन 900 करोड़ के, यानी कि 3500 करोड़ के स्टॉक बेच दिए शुक्रवार के सेशन में। किसी भी लिहाज से देखेंगे तो भारी भरकम बिकवाली है, डराने वाली है, ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली चीज, सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन कितने? सिर्फ 625 करोड़ के, बहुत छोटे हैं। ऑप्शन 4,500 करोड़ के खरीदे, 4,600 करोड़ के, उससे कोई खास मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए एफआईज के डेटा कमजोर है, खराब है, और ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाने वाले हैं। अब आइए, जो डेटा एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग में आमतौर पर हमने ये देखा कि 40% के नीचे अगर एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बनी रहती है, और ये पिछले मैं एक साल के डेटा, अप्रैल 2020 के बाद के डेटा बता रहा हूं। अप्रैल 2020 के बाद के डेटा, अगर 40% के नीचे कभी भी एफआईज 3 दिन रहे तो उसके बाद वहां से वो शॉर्ट काट के वापस 70% तक पहुंचे लॉन्ग पर। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 दिनों में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 40 और 42% पर है। 40 के नीचे नहीं गई है, लेकिन 40% के बेहद नजदीक है। तो अगर मैं वही फॉर्मूला लगाकर देखूं, और हर एक डेटा की एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है, इसलिए हम डेटा में बहुत घुसते हैं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि किन लेवल से एफआईज बेच सकते हैं, किन लेवल से खरीद सकते हैं। तो मेरा डेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि यहां से एफआईज की बिकवाली का प्रेशर अब रुकना चाहिए, थमना चाहिए। कम से कम डेटा में दिखा है 40% के नीचे 3 दिन बिताए होते तब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कहता है चिंता की कोई बात ही नहीं है, यहां से एफआईज 100% शॉर्ट कवरिंग करेंगे। लेकिन इसको मैं एक और डेटा के साथ मिलाकर देख रहा हूं दीप। पहला, 3 दिनों तक 40% के आसपास सपोर्ट है, यहां से बिकवाली कम होनी चाहिए, खरीदारी बढ़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो के साथ मिलाकर देखिए। पुट कॉल रेशियो फिर से 1.11 पर आया है, जो कि लोअर साइड पर है। ये ओवरसोल्ड के नजदीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड तो 1 के नीचे जाने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आता है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों को डेटा को मिलाकर आप देखें कि आपका पुट कॉल रेशियो 1.11 के आसपास है, एफआईज का इंडेक्स लॉन्ग 42% है, और तीसरा एक डेटा और हमारे मार्केट का नहीं है लेकिन अमेरिकी बाजार का, उसको मैं मिलाकर देखूं। अमेरिकी बाजार में विक्स जिस तरह से 18% कम होकर आया है शुक्रवार के सेशन में, राइट। तो इसका मतलब यह कि वहां पर भी आपको संकेत खरीदारी की तरफ आते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि लोअर लेवल्स पर बाजार को सपोर्ट भी मिलेगा, और किसी भी वक्त अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े भी भागने के मूड में आ गए, जैसे कि आज संकेत है, फर्ज करें ये डाउ फ्यूचर्स जो आपको 100 पॉइंट दिख रहे हैं, अगर ये 100 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में दिख जाए तो जो एग्रेसिव और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी वो निफ्टी को 14,825 14,850 तक ले जाने की ताकत रखती है। ये मेरा डेटा का एनालिसिस है, चाहे वो वायदा कारोबार के देख लें, चाहे एफआईज के देख लें। जी दीप। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी के तो संकेत है ही, अच्छा एक्शन भी बन सकता है। थोड़ा और ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा होता है दिखे तो वहां से भी एक्शन बढ़ेगा। तो सिर्फ फिर बताएं आज के लिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है क्या करना चाहिए उन्हें? दीप देखिए, जो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो
निफ्टी में आपको एक ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वो होगा आपका 14,550 का। लॉन्ग साइड पर अगर आप हैं तो 14,550 का रखिए, और बैंक निफ्टी पर भी लॉन्ग साइड पर तो एक ही रखिए 32,000 का इंट्राडे भी, और क्लोजिंग बेसिस पर ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो एक ही स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी पर 14,850 का इंट्राडे भी, और क्लोजिंग बेसिस पर भी, यह आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। ये दूसरा हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दो स्टॉप लॉस दूंगा दीप। इंट्राडे के लिए 32,550 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है 33,000 का, अब वो 800 पॉइंट दूर है यहां से। क्या आप रख सकते हैं? अब वो आपके कैपेसिटी पर है कि क्या आपको 33,000 का रखना है, नहीं रखना है तो 32,550 का क्लोजिंग बेसिस पर भी रखें। लेकिन जो सही स्टॉप लॉस निकल कर आता है शॉर्ट साइड पर बैंक निफ्टी के लिए, वो 33,000 का निकल कर आता है। तो लॉन्ग साइड पर तो आपके सामने स्टॉप लॉस लगाए, शॉर्ट साइड के भी स्टॉप लॉस बता दूं। निफ्टी का शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस 14,850 का है, और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 32,550 और 33,000 क्लोजिंग बेसिस पर निकलता है। छोटा रखना है तो आप 32,550 का ही रख लें। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे सर? निफ्टी खरीदिए 14,550 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,750, 14,775, 825, 850 और 14,900 फाइनल टारगेट मैक्सिमम। ये आपके इस रिकवरी वाले सेशन में मैक्सिमम वहां तक आप जा सकते हैं। बेचना है 14,825 से 14,900 की रेंज में, वहां मौका मिले तो जरूर बेचिए। जितना 14,850, 14,900 के आस, अगर आपको 3 लोट बेचना है 825, 900, 850 और 900, एक बेचना है तो 850 पे बेचिए, 2 बेचना है तो 825 और 900 पर बेचिए। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन बेचिए जरूर इस रेंज में। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट 15,000 का होगा, लगाना ही है। 14,775, 14,725 दो छोटे टारगेट, 675, 650 बड़े टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है निफ्टी में बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। आज एग्रेसिव ट्रेडर वगैरह के लिए कुछ है ही नहीं अलग से, जो है नॉर्मल, क्योंकि बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल्स हैं और कोई ऐसा मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। बैंक निफ्टी खरीदिए, 32,000 का स्टॉप लॉस है, 32,450, 32,550, 625, 775, 875 और 32,950, ये फाइनली आपके सारे के सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी खरीदनी है। अब जो शॉर्ट करना है, शॉर्ट में कहां से शॉर्ट करना है? मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं दीप 32,725, 32,875 की रेंज में। ये 150 पॉइंट की रेंज मुझे ठीक लगती है। तो आपको मल्टीपल लॉट्स करने हैं। पहला 725 पे बेचिए, दूसरा 875 के आसपास बेचिए। बेसिकली क्या है, 700 से 800 की रेंज में एक बेचो, 800 से 900 की रेंज में 2 बेचो, 900 से 33,000 की रेंज में एक और बेचो, क्योंकि 32,950 हमारा फाइनल टारगेट है। तो 3 टुकड़ों में आपको बैंक निफ्टी बेचना है, जैसे कि 3 टुकड़ों में आपको निफ्टी बेचना है, सिंपल मल्टीपल लॉट्स में। 33,150 आपका क्रिस्टल क्लियर वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, वहां लगा लीजिए। नीचे 32,650, 32,550, 32,450, 350, 275 और 200, ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए बेसिकली बैंक निफ्टी की रेंज जो दिख रही है ना, नीचे में इसको 32,000 आसानी से तोड़ना नहीं है, ऊपर में 32,000 आसानी से पार करना नहीं है। एग्जैक्ट रेंज चाहिए तो नीचे में 32,150, ऊपर में 33,150, ये रेंज निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी की, जिसको आपको ट्रेड करना है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज और इवेंचुअल लेवल्स जो 32,200 तक के भी आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर ऊपर से आप वहां पर गिरावट देखें तो। सर, बैन लिस्ट तो लगातार बढ़ती हुई हमें दिख ही रही है। अब सेल भी जुड़ गया है बैन में, तो अब 6 स्टॉक्स हैं बैन में। सेल नया जुड़ा है और साथ ही सन टीवी, पीएनबी, कैनरा, बीएचईएल और कैडला, तो सारे के सारे और कुछ ट्रेडर फेवरेट नेम्स बैन लिस्ट में हैं। देखते हैं उसका इम्पैक्ट। फंड्स का डेटा आपने समझा दिया। वायदा कारोबार से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आ रहे हो? वायदा कारोबार के डेटा दीप देखिए, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है 14,700, जिससे थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट आप ऊपर बंद हुए, नीचे बंद हुए हैं। 14,700 के पुट पे 19 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 24 लाख शेयर है। ये है अब इनके लिए बड़ा खतरा। खतरा क्या है? 14,700 पे जो 24 लाख शेयर शॉर्ट किए हैं जिन्होंने कॉल राइटर्स, और उसमें से 12 लाख शेयर शुक्रवार के सेशन में जुड़े हैं। आज आप 14,700 के ऊपर खुलेंगे, 14,725, 14,750 की रेंज में मिनिमम खुलेंगे, और वहां पर फिर आप ये देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांस है।
और तब अगला टारगेट आपका 14,775 से 14,825 की रेंज का बनेगा। तो यहां तक जाने की संभावना, तो थोड़ा सा सहारा आपको शॉर्ट कवरिंग का मिल जाएगा। तो गैप से खुलने के बाद आपके लिए रेंज जो बनेगी वो 14,700 से 14,800 की बन जाएगी वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। रेंज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ये आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आप 32,200 के आसपास बंद हुए हैं। पहला टारगेट जहां रुकावट है वो 32,500 के आसपास है, तो कहीं कहीं 32,450 32,550 की रेंज में हल्की रुकावट है। अगर आप सीधा 32,550 के ऊपर खुलकर टिक गए तब तो बढ़िया, नहीं तो 32,450 32,550 की रेंज, 100 पॉइंट की रेंज में वक्त बिताएंगे। और क्यों बिताएंगे बता दूं, 32,500 पर 6 लाख शेयर पुट में है, लेकिन कॉल्स में 10 लाख शेयर जुड़े हैं, उसमें से 7 लाख शेयर तो शुक्रवार के ही हैं। तो ये कॉल राइटर से जो 32,500 का कॉल बेचकर बैठे हैं, ये कोशिश करेंगे कि 32,500 के ज्यादा ऊपर बाजार ना जाए। लेकिन अगर एक बार चला गया तो फिर इन्हें भी अपने शॉर्ट उसी तरह से काटने पड़ेंगे जैसे 14,700 के कॉल राइटर को। तो जो लोग शॉर्ट करके गए उनके लिए शुरुआती मिनटों में थोड़ा मुश्किल भरा माहौल रहेगा। आज आपके लिए थोड़ा निचले स्तर से सपोर्ट आता दिखिएगा ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, हमारी क्लोजिंग की वजह, कोरोना के आंकड़ों की वजह से। एफआईएस की बिकवाली का दबाव अभी तक बना हुआ है। जब तक कि एक आध दिन आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी के संकेत ना आए, तब तक थोड़ा ऊपर के लेवल पर बाजार हल्के फुल्के रुक सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं और फिर वहां से हल्का करेक्शन दिन के दौरान दें, फिर से खरीदारी होती दिखेगी। तो करेक्शन के लिए सबसे बढ़िया जगह जो है वो 14,825 14,850 से दूर दिखती है, यहां से करीबन 150 पौने 200 पॉइंट। आई डोंट नो वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले 14,750 775 हल्की रुकावट का लेवल है, वहां तक तो हम पहुंचनी चाहिए। फिर वहां से रिव्यू करेंगे क्या कुछ होता है। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के वायदा कारोबार के डेटा भी। दीप। बिल्कुल सर, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वायदा कारोबार की तरफ से। देखते हैं आज का एक्शन कैसा बना रहेगा। आइए फिर इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ इस सुबह जुड़ रहे हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से जो नंबर्स आने वाले हैं वहां पर फोकस रखना होगा आपको, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बटरफ्लाई गांधीमती, ग्लैंड फार्मा, एमआरपीएल, ओरिएंट सीमेंट, शक्ति पंप्स, साथ ही सुबिक्स जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर सरकार को शेयर्स जारी करने पर फैसला लिया जाएगा, आज इस पर बोर्ड बैठक है। साथ ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनके पार्टली पेडअप जो शेयर है उनके शेयर धारकों का आज से 31 मई के बीच 314 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर की पहली किश्त उनको जमा करनी होगी। और एक स्टॉक जिसकी एक्स डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है, जहां पर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज मौजूद है, 200 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था। आरती ड्रग्स नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, मार्जिन 16% पर फ्लैट रही है, मुनाफा 12% गिरकर 52 करोड़ पर आया है, कामकाजी मुनाफा 12% बढ़कर 72 करोड़ से 81 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और क्विकहिल टेक्नोलॉजीज नंबर्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं, 13.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 40 करोड़, मार्जिन 24% से 51% और फाइनल डिविडेंड 4 रुपये प्रति शेयर का दिया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे लेकर देवांशी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले मैंगलो केमिकल, इसके नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे। आप देखिए जो आय है उसमें 6% तक की बढ़त होती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार 53% से बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन में इस बार अच्छी बढ़त आई है, करीब 7.7% की 5.4% से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो आपको विजुअली 38% नीचे दिख रहा है। लेकिन पिछले साल के इसी बेस में हमने देखा था करीब 21 करोड़ का इनको टैक्स क्रेडिट मिला था, तो अगर आप वो एडजस्ट करते तो इस बार मुनाफा काफी बढ़ता हुआ दिखा है। आरके फोर्जिंग, इस बार नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय इस बार लगभग दुगनी होती हुई दिखी है, 240 करोड़ से बढ़कर 520 करोड़ पे आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा भी दुगना होता हुआ दिखा है, 36 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 15% से बढ़कर 20.5% पर क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने। और जो मुनाफा है, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी, 34 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने बुक किया है, तो अच्छे नंबर्स इस तिमाही में आपको देखने मिल रहे हैं। केसराम इंडस्ट्रीज, काफी अच्छे नंबर्स इस बार भी आते हुए दिखे हैं, घाटे से मुनाफे में आई है। 97 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। आय करीब 62% तक बढ़ती हुई दिखी और कामकाजी मुनाफे में एक बड़ा जंप आता हुआ दिखा है, करीब 8.5 करोड़ था, वहां से बढ़कर 115 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा आया। और मार्जिन भी आप देखिए 13.5% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, जो कि लो सिंगल डिजिट थे पिछले साल में, तो इसके चलते आपको आज इस पर भी नजर रखना। और साथ ही राइट इशू के जरिए 200 करोड़ की पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
केसरम इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स हैं। आखिर में मोंटे कार्लो फैशंस, आप देखिए अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं इस बार। आय एकदम फ्लैट आती हुई दिखी है 108 करोड़ पे, पिछले साल 109 करोड़ पे थी। और कामकाजी मुनाफा भी हमने देखा है कि इस बार घाटे में आता हुआ दिखा है और घाटे में इस बार कंपनी रह रही है। 3.95 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया, हालांकि लॉस थोड़ा सा कम हुआ है 10 करोड़ से घटकर, लेकिन ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे मोंटे कार्लो फैशंस के नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे, और अभी भी नतीजों की लिस्ट बाकी है। वीकेंड्स पर ढेरों नतीजे आए। मानसी से भी बात करेंगे और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। पर मानसी बताएं, आपके पास कौन से नतीजे और खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शेवियट नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 37% की बढ़त दिखी है। कामकाजी मुनाफा तो 64% तक बढ़ता हुआ दिख चुका है। मार्जिन 12.8% से 15.5% पे रहे हैं और मुनाफा देखिए 3.5 करोड़ से 26 करोड़ कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। 175 रुपए के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है 16 जुलाई, जिसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 3.5% की बढ़त देखी। कामकाजी मुनाफा 35% बढ़ा है। 7.3% से 9.5% पर मार्जिन जाते दिखे हैं और मुनाफा जो है करीब 6 करोड़ से 16 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। दो खबरें भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक QIP को लेकर खबर है। QIP का इश्यू प्राइस 33 रुपये और 75 प्रति शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 5% के डिस्काउंट पर इशू प्राइस जो है उसे तय किया गया है। फ्लोर प्राइस 35 रुपये 51 पैसे प्रति शेयर था। 33 रुपये 75 पैसे के दाम पर QIP के माध्यम से करीब 53 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। QIP में सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े निवेशकों ने भी भाग लिया। अदानी ग्रीन एनर्जी SB एनर्जी को खरीदने पर बातचीत कंपनी की जारी है। करीब $650 मिलियन में डील होने की संभावना है। और आपको बता दें, अदानी ग्रीन की 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता करने की योजना है, तो जिसके चलते अदानी ग्रीन एनर्जी भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे भी। आइए इन नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार देख लेते हैं आशीष के साथ FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर नजर डालते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि आगे जाकर मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिलेगा। स्पुतनिक वी की जो बिक्री होगी इसको लेकर भी ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं। 5,830 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 6,210 रुपए कर दिया है। जेफरीज भी इनसे सहमत है, ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 5,533 से लक्ष्य को बढ़ाकर 5,978 का किया है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। इन्होंने 5,070 से लक्ष्य को बढ़ाकर 5,250 कर दिया है। तो लगभग देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस की जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स डॉक्टर रेड्डीज पर आते हुए दिखे हैं। LNT यहाँ पर भी देखिए मार्जिन में जो एक्सपेंशन है वो सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आगे जाकर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि एग्जीक्यूशन में हल्का धीमापन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। 1721 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1816 कर दिया है। और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि मौजूदा दाम पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आकर्षक है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2055 से लक्ष्य को घटाकर 2000 रुपए कर दिया है। JP मॉर्गन ने भी 35 रुपए से लक्ष्य को काटा है, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग दी है 1815 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिप्ला यहाँ पर हर पैमाने पर थोड़े से नतीजे अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। CLA से अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1020 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1080 रुपए कर दिया है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है। 1019 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1041 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं करीब 950 रुपए के लक्ष्य के लिए। कैश का स्टॉक है AB कैपिटल, यहाँ पर नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ाया है। 143 से बढ़ाकर लक्ष्य को 158 कर दिया और मान रहे कि आगे जाकर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के कारोबार में। एस्कॉर्ट्स मान रहे कि डिमांड में बढ़िया पिकअप है। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य इन्होंने काटा है। लक्ष्य जो है इन्होंने 1720 रुपए से काटकर 1620 रुपए कर दिया है, लेकिन मान रहे कि आगे जाकर जो है डिमांड रिकवरी और बेहतर होते हुए दिखेगी और एक्सपोर्ट्स में भी एक जंप देखने को मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजे, नोमिरा ने न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य 1773 से बढ़ाकर 1900 रुपए का कर दिया है। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर नतीजे हल्के कमजोर है, लेकिन JP मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 630 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी करीब 670 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में जस्ट डायल यहाँ पर नोमिरा की रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 820 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके,
तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। नतीजों के लिहाज से पूरा वीकेंड रहा जबरदस्त एक्शन भरा। शुक्रवार शाम से ही ढेर सारे नतीजे आए, इसलिए आज हम फोकस कर रहे हैं बड़े दिग्गज और लिक्विड स्टॉक्स पर। लेकिन उससे पहले स्टैंड आउट रिजल्ट्स, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो कौन सी कंपनी के रिजल्ट सबसे बेहतरीन लगे हैं आपको? वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं, शुरुआत करें इसके साथ। गुड मॉर्निंग सर। अंधेरी चल रही है तो अगर आवाज सही ना आए तो प्लीज बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो स्टैंड आउट रिजल्ट सर मेरे हिसाब से जी, जो सेक्टर है जो बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहा है वो होम बिल्डिंग है। होम बिल्डिंग और रियल एस्टेट एज ए सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है इस बार इस क्वार्टर में। तो अगर मैं दो कंपनीज का नाम बोलूं सर, ग्रीन पैनल और HIL लिमिटेड, दोनों होम बिल्डिंग में है। आई थिंक उन दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए थे और ग्रीन पैनल मेरे लिए कंप्लीटली स्टूड आउट है। स्टूड आउट मतलब वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। 15 टाइम FY22 पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, और आप क्वार्टर क्वार्टर Y-on-Y किसी भी तरीके से देख लीजिए तो बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि जो MDF सेगमेंट है उसका जो मार्जिन है 26.5% हो गया है। आई थिंक विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। तो प्लाईवुड और MDF में अगर एक सेगमेंट है जिसको हम चूज करना चाहते हैं वो MDF ही है क्लियरली। सो फॉर मी ग्रीन पैनल वाज स्टैंड आउट एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। दूसरा सर, ऑटो एंसिलरी में, ऑटो एंसिलरी एज अ सेगमेंट पीपल डोंट लाइक दैट सेगमेंट, बट दो कंपनीज ऑटोमोटिव एक्सेल और आरके फोर्जिंग, इन दोनों ने बहुत अच्छे नंबर दिए और वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि आगे जाके क्या होगा ऑटो एंसिलरी स्पेस में, तो वो डाउट हमेशा रहता है। बट आप ऑटोमोटिव एक्सेल के नंबर्स देखिए सर, 45 करोड़ अबिटा वर्सेस 25 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर वर्सेस 13 करोड़ Y-on-Y, मार्जिन 10.5%, बहुत अच्छे थे। आरके फोर्जिंग सर 76 करोड़ से 106 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर अबिटा हुआ, 36 करोड़ Y-on-Y, तो बहुत अच्छे नंबर्स आए। बट फॉर मी इफ आई हैव टू पिक वन सेक्टर which clearly stood out, it has to be home building, led by green. ओके, उन कंपनियों की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी आकर्षक है, जहां पर निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं इन लेवल्स पर भी, वो बताएं। सर L&T क्लियरली आई थिंक नतीजे अच्छे थे, बहुत तोड़फोड़ नहीं थे, बट आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है। 12 टाइम FY23 EPS पे। सर इसमें L&T में आप एक ही चीज देखिए सर, इसने लास्ट 6 साल में, क्योंकि FY16 से FY21 तक इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो उसने किया था FY10 से 15 तक, तो ये कैपिटल एलोकेशन कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी खराब खर्चा कर नहीं रहा है। तो आई थिंक अभी इसका टाइम आ रहा है। आपको याद होगा जब रिलायंस ने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया था, फिर उसका बाद में जाके किस तरीके से जियो में इन्वेस्टमेंट ट्राइप हुआ था, उसी तरीके से L&T कर रहा है। 11.5% मार्जिन एक्सपेक्टेड था सर, 13% आया। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट आगे जाके जिस तरीके से ग्रोथ होगा। बट फॉर मी आई थिंक L&T इज नाउ ऑन दैट पाथ जहाँ पे जो उसने इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 साल में देखा था और 5 साल में कंजर्वेटिव रहा था, उसके फ्रूट्स अभी इसको आने चालू हो जाएंगे। और ब्रायर रियलिटी सर, मैं जैसे बोल रहा हूँ, होम बिल्डिंग रियल एस्टेट ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे सिलेक्टिवली नंबर्स बहुत अच्छा आ रहे हैं। और ब्रायर रियलिटी का इस बार सर इट वाज द हाईएस्ट एवर बुकिंग डन इन द लास्ट 5 years फॉर ब्रायर रियलिटी। आई थिंक कुछ 1960 करोड़ का कुछ बुकिंग हुआ, रेजिडेंशियल सेल्स हुआ, विच वाज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई फॉर द कंपनी। 154 यूनिट्स उसने स्काई सिटी में बेचे, जो 100 बेचे थे लास्ट क्वार्टर में। और LEC ने एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने 154 अपार्टमेंट्स वहां पे बेचे। सो लास्ट क्वार्टर का जो बुकिंग था बहुत ही शानदार था। तो इसमें P&L ज्यादा नहीं देखेंगे, जैसे मेरा एनालिस्ट दोस्त देवेश बोलता है, तो P&L उतना ज्यादा मत देखिए। P&L का नंबर भी अच्छा आया, 320 करोड़ EBITDA एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 370 करोड़ आया। AB कैपिटल वाज अ गुड शो सर। NBFC सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ कचरा नहीं आ रहा, नेम्स अच्छे हैं, डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, तो अच्छा है। HIL जैसे मैंने आपको बोला सर, along with green panel, I think HIL very 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 solid set of numbers सर। 10 टाइम पे ट्रेड करता है, 25% ROC, आप सोचिए इस चीज को। EBITDA 100% ऊपर था, प्रॉफिट 173% ऊपर था। वो खील का सर एक चीज बोलूंगा कि उसके नंबर्स आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, कहीं से भी आप देख लीजिए। 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, 13 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर था, 8 करोड़ Y-on-Y था, सेल्स 100 करोड़ का था, वो 70 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। बट इसमें सर एक चीज जरूरी है कि इसके रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे, आई डोंट नो मगर अगर उसके नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो रिसीवेबल्स इतने जंप क्यों कर रहे हैं। तो रिसीवेबल्स इस बार सर 150 डेज के रिसीवेबल्स हो गए थे, वर्सेस 127 क्वार्टर क्वार्टर और 136 Y-on-Y। तो रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल डेज ये दोनों खिल में बढ़ रहे हैं। तो P&L आपको अच्छा देखेगा, बट मुझे थोड़ा कंसर्न जो है ये रिसीवेबल्स है पे है। टर्न अराउंड इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन केशोराम। आई विल नॉट सी Y-on-Y बिकॉज़ उसका टर्न अराउंड 2 क्वार्टर पहले चालू हुआ। क्वार्टर क्वार्टर वाज वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ।
ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे हैं। अब नतीजे अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन महंगे, और साथ ही अगर कोई कमजोर नतीजे हैं तो उनके बारे में भी बताएं, कौन से हैं वो स्टॉक्स? सर बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज बीकेटी जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक उसके नंबर्स बहुत बहुत अच्छे आए थे, बट बहुत महंगा स्टॉक है सर, और सिक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस है, तो 28 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कोई भी नंबर देख लीजिए, 17% वॉल्यूम इंक्रीज आया, तो आई विल से बीकेटी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बट एक्सपेंसिव ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस व्हाट दे आर इन। इंपॉर्टेंट है सर जो मिस वाले नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आज ये जरूरी है। सिप्ला आई थिंक इट वाज मिस इवन आफ्टर, अगर आप वन ऑफ एडजस्टमेंट्स कर लीजिए तो भी मिस था सर। अराउंड 25% एबिटा मिस है, मार्जिन 17% आया कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड था 21%। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ एपीएम में, इंडिया में, यूएस में, वहां पे सब में लैग कर रहा था। दूसरा सर मिस जो है इंडिगो पेंट्स, आई थिंक दिस इज वन बिगर मिस जो मुझे दिख रहा है इस बार, एंड आई डोंट नो कि इतना यूफोरिया क्यों होता है ये न्यू लिस्टिंग्स में। सर क्वार्टर क्वार्टर नंबर ही देखेंगे इसके, वाई ऑन वाई नहीं देखेंगे। 17% इसका मार्जिन आया कंपेयर टू 26% क्वार्टर क्वार्टर। आप सोचिए 26% से 17% तक गिर गया, लाइक ग्रॉस मार्जिन 570 बेसिस पॉइंट गिरा क्वार्टर क्वार्टर, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। और सर 11,800 करोड़ का मार्केट कैप है, और दो क्वार्टर में इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ये कुछ 80-90 टाइम पे ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा, और नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे। जस्ट डायल इस बार मिस्ड कॉल था सर। नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बहुत खराब थे। आई डोंट नो वेदर उन्होंने हायर स्पेंड किया है बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल ऑन फॉर जेडी मार्ट, बट 35 करोड़ का एबिटा आया कंपेयर टू 74 करोड़ वाई एन वाई। मार्जिन मेरे ख्याल में 15 क्वार्टर में पहली बार देखा 20% से नीचे आया, तो बहुत खराब नंबर थे जस्ट डायल के। आरती ड्रग सर, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ये केमिकल्स फार्मा लोग इतना उत्तेजित हो रहे हैं कि वो वैल्यूएशन की तरफ नहीं देख रहे हैं। आई थिंक इस बार आरती ड्रग्स के जो नंबर्स थे वो खराब थे। एबिटा मार्जिन 16, आरती ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी आरती ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, 16% मार्जिन आया इस बार कंपेयर टू 20% सर क्वार्टर क्वार्टर। बट आप याद रखिए कि जून क्वार्टर में 4 क्वार्टर पहले वो उसका 25% मार्जिन होता था। सो इसका 25% मार्जिन से 16% मार्जिन ऑलरेडी आ चुका है सर इस कंपनी का, और अभी भी 27 टाइम पे ट्रेड करता है। रोजारी बायोटेक सर, मैं कब से इस कंपनी को देख रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन ग्रोथ इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 8 क्वार्टर्स। 15 से 20 करोड़ प्रॉफिट की तरफ जाता है। इस बार जो मार्जिन है सर, आज 17% पे आ चुका है, और कोई ग्रोथ नहीं है। सेल्स एबिटा पैट इज फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, पर जो 22% मार्जिन करता था ये जून में 4 क्वार्टर पहले, उससे 17% तक नीचे आ चुका है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मा केमिकल कंपनीज आई एम सीइंग, या तो उनके ग्रॉस मार्जिन या एबिटा मार्जिन वो इस क्वार्टर और लास्ट एक्चुअली 2-3 क्वार्टर से गिर रहे हैं। तो आप प्लीज वैल्यूएशन में सावधान रहिए। रोजारी बायोटेक आप नंबर देखेंगे सर, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 80 करोड़ का प्रॉफिट करता है। इसको क्या 70-80 का मल्टीपल दे रहे हैं हम लोग, आई डोंट नो व्हाई दे रहे हैं। तो ये मिस था सर मेरे लिए। अदरवाइज एक नंबर था गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वो इनलाइन नंबर था, अच्छे नंबर्स थे उस कंपनी के, बट उसका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा नीचे आया, जो देखना पड़ेगा। और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम थे 12%, इसलिए उसका मार्जिन ज्यादा था। ओके, तो ये है वो सारे नंबर्स जिन पर आपको करना है फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं और लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर उनकी राय। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंसल जी के साथ। बंसल जी, भारतीय एयरटेल आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले बाय सेल नोटा। अनिल जी, नोटा तो बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है मुझे। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों बढ़िया स्ट्रक्चर लगते हैं, और यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। और नतीजों के लिहाज से प्ले करना है तो 550 का स्तर नीचे में एक अहम सपोर्ट है। 550 के नीचे के स्टॉप लॉस होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म लेवल्स तो इसके नीचे के हैं। और यहाँ पर नीचे में क्लियरली एक बड़ा वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, और टेक्निकली 6 से 8 महीने में यहाँ पर 650 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर आए। वागले साहब, कोलगेट देखिए मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा है। पिछले 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा खरीदारी का एक्शन आता हुआ दिखा है। आज रिजल्ट पेश करेगा, रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले क्या कुछ खरीदा जाए इसे? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पैटर्न वाइज तो अच्छा है, और फ्राइडे को जिस तरह से मूवमेंट आई है, ब्रेकआउट आया है, तो शायद थोड़ा बहुत रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट शायद डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े से अपसाइड लग रही है। 1566, 1566, 67 का बंद है। मैं 1620, 1630 तक की पोजिशनल व्यू की बात करूंगा, और मेरा 1510, 1515 का स्टॉप लॉस होगा। तो 1550, 1560 ये लेवल पे लिया जा सकता है। ओके, ये आपके लिए राय है कोलगेट पर। आइए फेडरल बैंक, विश्वेश जी आपका फेवरेट स्टॉक, इसके आज नतीजे आएंगे। फेडरल बैंक में नतीजों से पहले क्या ट्रेड बनेगा?
मेरे हिसाब से देखिए अनिल जी, फ्राइडे का जो क्लोज था वो काफ़ी बुरा था और मुझे ऐसा लगता है कि 83 के ऊपर अगर स्टॉक नहीं जाता है तो स्टॉक शायद फिर से एक बार 75 74 की ओर आ सकता है। तो और एक डेली चार्ट पे बहुत बेरिश पैटर्न बना है, तो मेरे हिसाब से जब तक अभी परसों के हाई नहीं निकलते इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं बनता है। ऑन दी अदर हैंड आज अगर लोज टूटते हैं 77 पे तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड भी बन सकता है। तो अवॉइड करने की सलाह होगी, अगर ट्रेड के लिहाज से देखना है तो शॉर्ट साइड आप कंसिडर कर सकते हो। जैन साहब, फर्टिलाइजर कंपनियों पर अपनी राय दीजिए। मैंगलोर केमिकल के रिजल्ट्स आए, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो बहुत दमदार नतीजे इन्होंने वीकेंड पर पेश किए हैं और साथ ही आज जीएनएफसी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस फर्टिलाइजर कंपनियों की बड़ी दमदार आ रही है। खरीदना चाहिए 95-96 रुपए के आसपास मैंगलोर, या फिर कोई और चॉइस है आपकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंगलोर केमिकल्स की तो क्रेडिट आपको जाएगी अनिल जी। आपने रिसेंटली रेकमेंड किया था और उसके बाद से पूरे रडार पे भी है। वेरी फ्रेंकली मैं थोड़ा सा इस कंपनी में कम ध्यान दे रहा था, क्योंकि रीजन बीइंग कि देखिए मुझे जीएनएफसी जब मिल रहा था, चंबल रिसेंटली मेरा पिक है, मैंने काफी अभी एग्रेसिवली रेकमेंड भी किया है लास्ट वीक। फिर उसके बाद आरसीएफ तो सदाबार है ही है, फिर कोरोमंडल है, ईआईडी पैरी है, जो शुगर और फर्टिलाइजर दोनों ही बोल लीजिए। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि ये सेक्टर तो बहुत अच्छा करने वाला और देखिए मॉनसून अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। सो बिल्कुल जीएनएफसी तो हमेशा से रेकमेंड करते ही आ रहे हैं, वहां पे तो और भी मुझे लगता है कि और अच्छा करेगा। केमिकल्स का भी तड़का है एंड जिन्होंने मैंगलोर केमिकल्स ले रखा हो बिल्कुल होल्ड करे और डाउन साइड पे लेने की कोशिश करे। अभी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्पाइक दे चुका है, हो सकता है मतलब 90 के आसपास आए, मतलब 80s एंड 90s के बीच में ले तो ज्यादा बेहतर होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब मार्केट में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में काफी वैसे बड़ी तेजी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी आगे जो वैसे लैग बिहाइंड कर रहे थे। ओके, तो ये है थोड़ा निचले स्तरों पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है, वो है आदित्य बिरला कैपिटल। नंबर्स बेहद जोरदार हैं। कुणाल जी, इसके चार्ट देखिए और अपनी राय दीजिए। क्या नंबर्स के बाद में कुछ खरीदारी का मौका बनता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल बनता है। अगर आप चार्ट देखें तो एबी कैपिटल काफ़ी अरसे बाद बाजार को आउट परफॉर्म करने लगा है और अभी जब बाजार में करेक्शन आया उस पर भी कोई खास असर एबी कैपिटल पर नहीं पड़ा। और जो सबसे अच्छी बात चार्ट पर है वो 115 का एक सपोर्ट है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी अहमियत रखता है। 115 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता है तब तक आपका स्टांस बुलिश होना चाहिए और मुझे लगता है कि 135-140 के लेवल्स दोबारा आएंगे स्टॉक में, तो खरीदारी की राय है। और जिनके पास भी पोजीशन है 115 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। बिल्कुल, तो खरीदारी की राय है एबी कैपिटल या फिर होल्ड करिए। और अनिल जी का भी कन्विक्शन स्टॉक रहा है, हालांकि ऑलरेडी टारगेट्स तो आ गए, 70 के लेवल से बात करी थी, बट अभी भी यहां से आपको अच्छा एक्शन इस काउंटर पर बनते हुए दिख सकता है। आइए कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन रहेगा। जैन साहब, शेवियोट, मेरे को याद है काफी समय पहले आपने एक बार अपने जैन के जेम्स में इसे रेकमेंड भी किया था। नंबर्स तो अच्छे आई हैं, 175 का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, 800 के शेयर पर 175 का डिविडेंड। बताएं सर, शेवियोट पर क्या राय देंगे? आई एम सो हैप्पी। और आपको याद भी है, देखिए मैं तो इनफैक्ट इसको 600 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया था और जबरदस्त कंपनी है। देखिए झूठ की अगर जब भी बात होए तो ये बेस्ट कंपनी और ये बहुत बड़ा डिविडेंड डोल आउट किया इन्होंने। एक डेट फ्री कंपनी है और ऑलमोस्ट देखिए बुक वैल्यूज के नीचे चलती है, तो ये बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से कदम है। और प्रोमोटर्स की स्टेक अच्छी खासी है इसमें, 75%, तो ये भी रीजन होता है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बेट। और अभी भी मुझे लगता है जहां जीरो डेट कंपनी, अच्छा खासा रिजल्ट्स और फैंटास्टिक रिजल्ट्स है, मतलब ये मैं कहूंगा कि देखिए पिछले साल अगर 49 करोड़ का पैट था तो उसके सामने 76 करोड़ का पैट और इतना बड़ा डिविडेंड डोल आउट। सो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, दे शुड एंजॉय। ओके, तो ये है आपके लिए शेवियोट। नजर रखिए इस काउंटर पर भी, नतीजे अच्छे आए हैं और साथ ही बड़े डिविडेंड का भी इन्होंने ऐलान किया है, तो वहां से भी बाजार पर एक्शन बनते हुए दिखेगा। बंसल जी, अदानी ग्रीन, यहां पर एक एक्विजिशन करने की तैयारी में है कंपनी, एसबी एनर्जी नाम की एक कंपनी है और $650 मिलियन पर ये एक्विजिशन किया जाता है, यानी कि $65 करोड़ का ये एक्विजिशन हो सकता है। अदानी ग्रीन के चार्ट्स बताएं सर। देखिए दीपांशु, चार्ट न्यूट्रल है। एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखें तो 1066
नीचे में 1066 एक सपोर्ट है और ऊपर में 1110 एक रेजिस्टेंस है। इस बैंड में ट्रेड कर रहा है। चार्ट देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अप मूव या डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके तो चार्ट देखकर कोई ऐसा बड़ा अप मूव या डाउन मूव नहीं आते हुए दिख रहा है, बट नजर रखें किस तरह से ये काउंटर है। वागले साहब पीएनबी पर भी राय दें, हालांकि बैन में है स्टॉक वायदा कारोबार के, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट लेवल्स क्योंकि एक्शन काफी रहा है और इनका जो क्यूआईपी का प्राइस है वो काफी लो इन्होंने सेट किया है 33.75 का, यानी कि जो 33.5 का के करीब का फ्लोर प्राइस था उस 35.5 का फ्लोर प्राइस था उससे भी डिस्काउंट पर इन्होंने सेट किया है। 37 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को पीएनबी के लेवल। सर दीपांशु एक रेंज में है 33-33.50 ये बॉटम बन चुका है, मुझे नहीं लगता ये ब्रेक होगा। और ऑन द अपसाइड 39-39.50 ये जब तक ब्रेक नहीं होता बड़ी मूव की कुछ ये दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो 39-50-40 के पार निकलता है फिर सीधा 45-46 तक जा सकता है। ओके तो 45-46 तक जाने की संभावना है, रेंज होल्ड कर ले तो, बट काफी लो इन्होंने फाइनल क्यूआईपी प्राइस तय किया है। हालांकि इंटरेस्ट काफी दिग्गज फंड से आते हुए दिखा था इनकी क्यूआईपी में। क्विक हील इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं, नतीजे तो अच्छे आए थे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? देखिए दीपांशु, क्विक हील की बात करें तो नतीजे इसके अच्छे हैं और चार्ट्स भी इसका अच्छा है। चार्ट्स में देखें तो नीचे में एक अच्छा बेस 183-185 के अराउंड इसका एक अच्छा बेस बना हुआ है और टेक्निकली शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 200-205 के लेवल्स ऊपर में दिखाने का दमखम रखता है। ओके तो क्विक हील चार्ट अच्छा है, 2.5% ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे को और नतीजे भी अच्छे आए हैं। कुणाल जी बैंक ऑफ इंडिया पर राय दें, आपकी एल्गो पिक थी फ्राइडे के ही दिन और यहां पर आज बोर्ड बैठक भी है सरकार को शेयर्स जारी करने के लिए। किस तरह से देखें चार्ट स्ट्रक्चर और तेजी या और एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए बिल्कुल बनना चाहिए दीपांशु, चार्ट बड़ा ज़बरदस्त है और देखिए निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस बना है। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक दोनों चार्ट मुझे काफ़ी पसंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि दीपांशु वापस से आपको 90 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का बीटा भी हाई है, जैसे ही रैली बनती है सरकारी शेयर्स में इसकी तेज़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो इन स्तरों पर भी मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि स्टॉक में 70 रुपये का आप एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर पहला टारगेट 80 रुपये, दूसरा टारगेट 85 रुपये। तो बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें। 10 से 15% की तेजी आ सकती है बैंक ऑफ इंडिया में, नजर रखें। अच्छे एक्शन में ये काउंटर बनते हुए दिख सकता है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय गुड मॉर्निंग, और आपसे एलएनटी पर ही राय लेना चाहेंगे। अभी नतीजों की भी बात हो रही थी, ब्रोकरेजेस का भी काफी भरोसा है, थोड़ा एक्शन में भी कैपिटल गुड स्पेस आ रहा है। एलएनटी के लिए आज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जय? गुड मॉर्निंग टू दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। यस बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे दीप एलएनटी का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में रिसेंटली प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, साथ ही साथ उसके 50 डेमा के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम्स हमें कुछ दिनों में देखने मिल रही है स्टॉक में। एंड इंडिकेटर्स में भी क्लियरली एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सारी टेक्निकल पैरामीटर्स पर एलएनटी एक बुलिश मैं कहूँगा जोन में है। ऊपर में लगभग 1445 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है, तो लास्ट क्लोजिंग से लगभग दी हमें 30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है, ये दैट इज 2+%। अगर 1445 के लेवल्स निकालता है ये दी, देन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एलएनटी की नए 52 वीक्स हाई लगाने की। ओके तो ये है आपके लिए एलएनटी पर राय।